वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। कोई वस्तु है, उस वस्तु को हमने ये माना कि एक समान चाल से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, और वो वेग और समय के साथ में ग्राफ खींचना है। ये हमने मान ली कोई समय रेखा एक्स अक्ष पर लेते हैं, समय को, समय t, और ये ले लिया हमने वेग को, इधर वेग v, इधर है हमारा समय t। तो अब यदि हम देखते हैं, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मूल बिंदु ओ। कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है और वो समान चाल, उसका वेग v है मान लो, तो वो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई v है। v का मतलब है जैसे 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो ये 10, 20 है तो 20, 30 जो भी है। तो वस्तु लगातार चलती चली जा रही। तो स्टार्ट में हमने देखा 0 में, तब भी v वेग से थी, उसी ऊंचाई पर ग्राफ में मिलेगा। 10 सेकेंड बाद तब भी उसी ऊंचाई पर, 20 सेकेंड बाद तब भी वेग भी है, 30 सेकेंड बाद भी, मतलब हमेशा वेग तो ही रहता है, इसका मतलब वेग बदल ही नहीं रहा। तो समान ऊंचाई के वाले पॉइंट मिलते चले जाएंगे, तो इनको हम मिलाकर के रेखा खींच देंगे तो ये हमारा ग्राफ खिंच जाएगा। तो ये हमारा वेग समय ग्राफ हो गया तब जब हमारी वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक निश्चित चाल से चल रही है, इसका मतलब त्वरण नहीं लग रहा उसमें। तो ये हमारी सीधी रेखा प्राप्त होगी, वो भी हमारी समय टी अक्ष के समांतर। अब देखो इससे हमें फायदा क्या है, ऐसे मतलब जो पहले तो हम रेखा देख के ही जान लेंगे कि वेग बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा होता तो ये ग्राफ रेखा ऊपर जाती, घट रहा होता तो ग्राफ रेखा नीचे जाती। पहले हमने देखा था विस्थापन जैसे ही घटा था वापस आई थी तो ग्राफ नीचे चला गया था ऐसे। तो ये हमारी ग्राफ रेखा हो गई, मान लो ये ए से बी तक की। अब यदि हम देखें कि किसी टाइम t1 पर, यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम t1, तो t1 पर विस्थापन कितना है, यही है। वेग कितना है, उतना ही है v। टाइम t2 पर देखें, यहाँ पर टाइम मान लो t2 है, ये हमारा टाइम यहाँ पर था t1, और यहाँ पर टोटल टाइम मेरा t2 हो गया है। यहाँ तक t1 था और टोटल t2 हो गया, t3 सब यहीं से जुड़ा रहा टोटल टाइम। यहाँ पर विस्थापन, वहाँ पर ही विस्थापन है। अब इस ग्राफ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ की सहायता से हम वस्तु का विस्थापन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा है, विस्थापन वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम विस्थापन निकालें, समयांतराल का भाग इधर रखे गुणा हो जाएगा, यानी कि विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर वेग गुणे समयांतराल, वेग और गुणे समयांतराल। अब यदि हम बात करें यहाँ से, ये मान लो P पॉइंट है, Q इतने P से Q तक के बीच की, तो हमें विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन को हम क्या S से प्रकट करते हैं, S डेल्टा S लिख लें, तो बिंदुओं के बीच क्या है, तो ये विस्थापन बराबर हो गया वेग तो हर जगह बराबर ही है P, और चाहे P पॉइंट पर देखें, Q पर, A B कहीं पर भी देखें, वेग तो वही V है। तो वेग गुणे समयांतराल कितना हुआ, अंतर कितना समय का लगा, पहले टाइम t1 था, बाद में t2 हो गया, तो अंतर कितना हुआ, t2 माइनस t1 टाइम, t2 माइनस t1। मान लो यहाँ तक 20 सेकेंड लग रहा था, ये मान लो आपका 12 सेकेंड का ही था, तो क्या करेंगे, ये बीच का कितने टाइम का हुआ हमारा, तो 20 में से 12 घटा दिया, तो बीच का 8 सेकेंड का आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेल्टा एस बराबर वी गुणे t2 माइनस t1। तो यहाँ से हमारा विस्थापन निकाला है, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया, v इंटू डेल्टा टी, टी टू माइनस टी1 को डेल्टा टी लिखते हैं, डिफरेंस है। डेल्टा टी क्या है, इस t2 में से t1 घट गया, यही तो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, यही तो है डेल्टा टी। अब यदि हम ये आयत देखें यहाँ से यहाँ तक का, ये पॉइंट मान लो पी क्यू, ये मान लो आर पॉइंट है, एस पॉइंट है, तो ये पी क्यू आर एस इतना, इस आयत का यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, किस आयत का, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई।
इसमें समांतर है, ये हमने लंब डाले, आयत ही बनेगा, बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान ले तो डेल्टा टी, या इसे लंबाई मान लें यहाँ से यहाँ तक की, तो लंबाई v गुणे चौड़ाई डेल्टा टी, b गुणे डेल्टा टी। इधर हमने ये विस्थापन निकाला है, वो b गुणे डेल्टा टी आया, इधर हमने क्षेत्रफल निकाला, वो भी b गुणे डेल्टा टी आया। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में ये क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर है। कौन सा वाला क्षेत्रफल, उतना क्षेत्रफल जितने समय के बीच में ये हमने लिया है, ये इतना ही तो क्षेत्रफल है इसके बीच का। ये इसका मतलब है कोई मुझे ग्राफ रेखा मिल जाए तो उस ग्राफ रेखा के साथ हमारा जो समय रेखा है वहां तक उसके नीचे कितना क्षेत्र उसके द्वारा घेरा गया, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल उस समय के बीच का विस्थापन के बराबर होगा। और ज़्यादा टाइम के यहाँ तक का निकाल देते तो यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल देते तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक का टोटल विस्थापन पता चल जाता है कि इतने समय में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ। तो हमें जितने समय का विस्थापन चाहिए है उतने ही समय के बीच का हम ग्राफ देखेंगे, उस ग्राफ के जस्ट नीचे रेखा पर हम जो है उसका क्षेत्रफल, उस रेखा द्वारा नीचे घेरा गया क्षेत्र जो है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो मेरा क्या निकल आएगा, विस्थापन निकल आएगा। तो अब हम ग्राफ की सहायता से विस्थापन निकाल सकते हैं, कैसे, क्षेत्रफल निकाल कर। तो क्षेत्रफल से विस्थापन मुझे पता चलेगा। चलिए अब हम ऐसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, उसका भी हम वेग और समय ग्राफ खींचेंगे जिसका वेग समय के साथ बढ़ रहा है, तो निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। मान लो ये इधर हमने ले लिया वेग और इधर ये समय, इधर समय t, ठीक है। कोई वस्तु है स्टार्ट में विरामावस्था में थी मान लो, या किसी चाल से चल भी रही हो, विरामावस्था से शुरू कर लेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वेग बढ़ा, तो टाइम इधर मतलब रेखा इधर भी बढ़ेगी और ऊपर भी बढ़ेगी। समय बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, तो रेखा ऐसे चली जाएगी बीच से होकर के, समय और टाइम दोनों बढ़ते हैं। तो इसके लिए ग्राफ मुझे इस तरह से प्राप्त होगा, ग्राफ रेखा, ये मान लो ये ग्राफ रेखा है, ठीक है। अब उसे लेकर के इधर का ये ग्राफ है और भी आगे चला जाएगा। जब समय बढ़ा यहाँ पर आए तो वेग और ज़्यादा आगे है, और ज़्यादा उतना ज़्यादा होता चला वेग। हम देखते हैं किसी समय t1 पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये समय t1 है, यहाँ पर समय कितना है ये t1, तो इस t1 समय पर वेग कितना है, यहाँ पर हमने इस तरह से लंब डाल दिया, तो यहाँ पर ग्राफ इस ऊंचाई पर है, इसका मतलब कितनी ऊंचाई पर है, इस वाली रेखा पर देखना, यहाँ पर और यहाँ पर मान लिया हमने वेग v1 है, इसका मतलब t1 समय पर वेग v1 है, और टाइम जैसे बढ़ते हैं वेग भी बढ़ गया, तो t2 समय पर मान लो यहाँ पर आ जाए, ये समय यहाँ पर t2 है, तो इस समय पर वेग कितना होगा, अब ये आया तो यहाँ चलो मान लो, यहाँ पर वेग हमने मान लिया v2, t1 से t2 के बीच में हमारा समय कितना हो गया, यहाँ पर इस समय में वेग हो गया v1 से बढ़ करके v2, v1 से v2। तो हम t1 और t2 टाइम के बीच की ग्राफ रेखा ये जो देख रहे हैं इतनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, चलो कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पी क्यू, यहाँ डाल लेते हैं, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। अब हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम निकालें यदि विस्थापन, तो अभी आपने यहाँ से निकाला था विस्थापन, तो हमारा विस्थापन इस क्षेत्रफल के बराबर निकला था। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, फिर विस्थापन निकाल के देखेंगे कि क्या क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। चलो देख लेते हैं। तो ये एरिया, इस रेखा, ये रेखा, इस रेखा के नीचे समय अक्ष पर इतना ही तो क्षेत्रफल ये घेरा गया, ये वाला, ये। अब ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, ये तो एक तरह से समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेखा को ठीक सामने इस तरह से बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट, ये नीचे का आयत बन गया, ऊपर त्रिभुज, तो इस आयत का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऊपर जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो टोटल हो गया इस रेखा द्वारा समय रेखा पर घेरा गया क्षेत्रफल। चलिए ये पॉइंट पी क्यू आर एस, चलिए ये पॉइंट टी मान लेते हैं, ठीक। तो टोटल क्षेत्रफल इस रेखा के नीचे जो घेरा गया है, तो वो हमारा क्या है, क्षेत्रफल
एरिया ए कहते हैं, चलो क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ये क्षेत्रफल किसका? समलंब चतुर्भुज पी क्यू एस आर, इसका पी क्यू आर एस का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? उसमें आपका इतना तो आयत बन गया और इतना त्रिभुज। तो इस आयत का क्षेत्रफल, आयत कौन सा? पी टी एस आर, पी टी एस आर का क्षेत्रफल, और इसी में प्लस किसका जोड़ दें? ऊपर वाला त्रिभुज का। त्रिभुज कौन सा? पी टी क्यू, त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हम लंबाई मान लें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? T2 माइनस T2 में से T1 घटेगा तभी तो बीच का ये बचेगा। तो मेरी आयत के लिए लंबाई कितनी हुई? T2 माइनस T1 और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? B1 इंटू B1 प्लस त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज है, ये लंबाई का मान है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणे लंब बटे 2, 1/2 आधार गुणे लंब। आधार कितना है? यहाँ से यहाँ तक का PT, और PT किसके बराबर है? इसके बराबर, यार इसके बराबर है आमने सामने आयत में। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है? ये T2 माइनस T1 अभी निकाल चुके हैं। तो इसकी जगह पर T2 माइनस T1 इंटू लंब यहाँ से यहाँ तक का, ये T से लेकर के Q तक का ये लंब। अब इतनी लंबाई कहाँ से लाएंगे? यहाँ देगा इस पर, इतनी है, इतनी बीच की चाहिए। तो 0 से लेकर के यहाँ तक की टोटल है B2 और इतनी है B1। तो इस B2 में से इधर नीचे कितनी B2 घटा दें, B1 घटा दें तो ये बच जाएगी। तो ये कितनी बचेगी? B2 माइनस B1, वही इसके बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया इंटू B2 माइनस B1, ठीक है। चलिए अब T2 माइनस T1 इस समय का अंतर है, तो इसे हम डेल्टा T लिखते ही हैं। तो ये डेल्टा T हो गया इंटू B1, B1 को पहले लिख दें, B1 इंटू डेल्टा T प्लस ये इतना डेल्टा T है और B2 माइनस B1। तो B2 माइनस B1 एक ब्रैकेट में से पहले लिख लिया इंटू डेल्टा T है, पूरे का बटे क्या है? 2, 1/2 या पूरे का बटे 1 ही है। तो B1 इंटू डेल्टा T, ठीक है, प्लस यहाँ देखो B2 में डेल्टा T के गुणा होगा, तो B2 इंटू डेल्टा T माइनस B1 होगा, तो B1 इंटू डेल्टा T, और इस पूरे के इतने के बटे 2 है। हम यदि इसके भी बटे 2 करना चाहें तो इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2B1 इंटू डेल्टा T। एलसीएम ले लिया हर का, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, हर बराबर हो गया, तो 2 लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेते हैं। ये 2B1 इंटू डेल्टा T है, यहाँ पर एक ही है B1 इंटू डेल्टा T, तो 2 में से 1 जाएगा तो एक ही B1 इंटू डेल्टा T बचेगा। तो ये मेरा बचा है B1 इंटू डेल्टा T और प्लस ये क्या है? B2 इंटू डेल्टा T। ये वाला इतना टर्म इसमें से ये घट गया, केवल ये वाला बचा, और इसके घटने पर ये बचा B1 इंटू डेल्टा T, और बटे में क्या हो गया? 2। इसको हम देखिए डेल्टा T दोनों में भी कॉमन है, यहाँ बचेगा B1 प्लस यहाँ बचेगा B2। तो ये बचा मेरा, चलिए यही लिख लेते हैं, B1 प्लस B2 एक ब्रैकेट में और बटे का 2 लिख लें इंटू डेल्टा T। B1 प्लस B2 क्या है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का आधा, ये औसत वेग के बराबर। औसत वेग कैसे निकालते हैं? जो वेग मुझे पता है, पहला और लास्ट वाला जोड़ दिया, जितने पता है सबको जोड़ करके जितनी संख्या है उतने का भाग देना है। तो यहाँ पर 2 वेग पता है, पहला और अंतिम, दोनों को जोड़ करके आधा किया गया है। इसका मतलब ये मेरा औसत वेग लिखा हुआ है, और औसत वेग को हम v वार से प्रकट करते हैं। v पे ऊपर लाइन खींच दी, वैसे पढ़ते हैं v वार। तो ये v वार इंटू डेल्टा T, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो मेरा ये नीचे समलंब चतुर्भुज बना है, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया है वो हमारा आया है बी वार इंटू डेल्टा T। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ से यहाँ के बीच का मेरा विस्थापन भी बी वार इंटू डेल्टा T है। यदि बराबर है तो हम कह देंगे कि हम क्षेत्रफल नाप करके विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, बराबर नहीं है तो नहीं। इधर तो आया बराबर,
तो समान चाल वाले के लिए तो ठीक है, जब चाल बढ़ रही है तो देखते हैं क्या तब भी वही बात आती है। तो वही विस्थापन बराबर क्या होगा, ये सूत्र पढ़ा था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। तो यदि हम औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कुल विस्थापन निकल आएगा। क्या निकलेगा, जैसे हम निकालना शुरू करें, अभी यही निकाल लेते हैं। यहाँ से देख लो, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय अंतराल है, तो कुल विस्थापन बराबर टोटल देखेंगे तो ये हमारा औसत वेग गुणे समय अंतराल हो जाएगा। तो विस्थापन बराबर क्या निकला है यहाँ से, यहाँ लिखते हैं, चलिए विस्थापन बराबर ये औसत वेग कितना, v1 प्लस v2 बटे 2, इतने के बीच में यहाँ पर वेग v2 यहाँ पर v1, औसत वेग कितना होगा v1 प्लस v2 बटे 2 और इंटू समय अंतराल कितना t2 माइनस t1 डेल्टा t। तो विस्थापन मेरा इतनी ही आ रहा है। और आपने देखा कि हमने जब इसका क्षेत्रफल निकाला तो वो भी तो इतनी ही आ रहा भाई, v1 प्लस v2 बटे 2, यही तो v बार है, इसी को तो हमने v बार लिखा, एक ही बात है। इसको वैसे तो लिख देंगे यहाँ पर v बार इंटू डेल्टा टी, या ऊपर वाली लाइन देख लो, v1 प्लस v2 बटे 2 इंटू डेल्टा टी, v1 प्लस v2 बटे 2 इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब है कि इसके नीचे भी इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होते हैं। तो अब आपको समझ लेना चाहिए कि चाहे निश्चित चाल हो या चाल बढ़ रही हो घट रही हो, कहीं भी यदि मुझे ग्राफ मिल जाता है और ग्राफ के दो बिंदुओं के बीच कहा जाता है, जैसे हम पी क्यू के बीच निकाला, कहीं भी दे दिया जाए टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ग्राफ हो, ये कह दिया जाए कि इन दो बिंदुओं के बीच में बताइए कि वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, तो हम विस्थापन न निकाल करके क्या करेंगे, उन दोनों बिंदुओं से तुरंत नीचे देखेंगे कि उन दोनों बिंदुओं के बीच जो ग्राफ रेखा है, उस ग्राफ रेखा द्वारा समय अक्ष पर कितना क्षेत्रफल घेरा गया है। या उन दोनों, सीधी सी बात है, उन दोनों बिंदुओं से लंब डाल देंगे, जो भी आकृति बनेगी उस आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वो क्षेत्रफल हमारा उन दोनों बिंदुओं के बीच वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर हो।